ये शाम 4 बजे की बात थी कि एक औरत जिसका नाम जेनी नटर है, वो अपने डॉग को वॉक करवा रही थी। क्योंकि सर्दियों के अंदर जो है सूरज ज़्यादा देर के लिए नहीं निकलता और दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। तो उसके पास थोड़ा-सा टाइम बचा था अपनी जॉब से वो वापस आई थी। उसने सोचा क्यों ना एक बाहर की ताज़ा हवा मैं अपने डॉग को खिला दूँ क्योंकि उसके बाद डिनर का वक़्त हो जाएगा, फिर अगले दिन इसे जॉब के ऊपर जाना है। तो वो इसी तरह अपने जिस टाउन में वो रहती थी वो कोई बड़ा शहर नहीं था। तो वो टाउन के अंदर जा रही थी तो सड़क के हर तरफ बर्फ फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी, हल्की-हल्की ब्रीज़ किस्म की और सड़क के ऊपर पूरी तरह सन्नाटा था। कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, इक्का-दुक्का ट्रैफिक चल रही थी बस। और जैसे-जैसे जेनी चलती जा रही थी, उसने अचानक देखा कि दूर से एक लड़की उसकी तरफ भागती हुई आ रही है। तो पहले तो उसे लगा वो अच्छा एक नॉर्मल बच्ची है जो कि भाग रही है। लेकिन उसने जैसे ही देखा कि जैसे-जैसे वो करीब आती जा रही है, जेनी को लगा नहीं ये कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं है। यकीनन यहाँ पर दाल में कुछ काला है, कुछ तो गलत है कि लड़की का हुलिया साफ बता रहा था उसे। उस लड़की के कपड़ों के ऊपर कोई कोट नहीं था, उसने कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए थे और ना ही कोई स्कार्फ वगैरह लिया हुआ था। इवन के जो लड़की ने शूज़ भी पहने हुए थे, वो उसके साइज़ से बहुत बड़े थे और उसने वो शूज़ पहने भी उल्टे हुए थे। तो जैसे ही जब जीनी ने ये चीज़ देखी उसने कहा ये तो बहुत ही वियर्ड किस्म का एक इंसिडेंट हो रहा है। वो लड़की बिल्कुल थकी हुई, डरी हुई और ऐसे लग रहा था जिस तरह वो खो गई है। जैसे वो लड़की जेनी के पास पहुँची है, उसने उसे अपनी लरजती हुई और थकी हुई आवाज़ के अंदर कहा है, "मैं गुम हो चुकी हूँ, मुझे मदद चाहिए, मेरा नाम जेमी है।" और जैसे ही जेनी ने उसके मुँह से उसका नाम सुना है कि मैं जेमी हूँ, उसके उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई और वो एक एक तरह से वो जम गई क्योंकि ये तो जेमी को जानती थी, लेकिन ये दोनों कोई रिश्तेदार नहीं थे, ना तो ये कोई दोस्त थे। जेनी को बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये लड़की कौन है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से पूरी कंट्री जो है, वो इस लड़की को 13 साला जेमी क्लोस को ढूँढ रही थी। और बहुत सारे लोगों ने इसके मुतालिक ज़्यादा सर्च करना भी छोड़ दिया था क्योंकि सबको लग रहा था कि ये मर चुकी है। लेकिन ये बिल्कुल ज़िंदा थी और अपने होशो-हवास में थी और ऑलमोस्ट सही सलामत थी क्योंकि इसके ना हाथ-पाँव वगैरह के ऊपर कुछ भी कटा हुआ नहीं था। और जेमी का चेहरा हर न्यूज़ के टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर था, हर जगह इसके पोस्टर लगे हुए थे और हर अखबार के अंदर तस्वीर जो है वो छपी हुई थी, तो इसलिए जेनी इसे फ़ौरन ही पहचान गई जब इसने जैसे इसने अपना नाम बताया उसे। और अब वो जेनी के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी, बिल्कुल ज़िंदा और सही सलामत। जेनी ने जेमी को गले लगाया और उसे बोला कि अब तुम सेफ हो, मैं तुम्हारा ख़्याल रखूँगी। और वो फ़ौरन ही उसे अपने घर ले गई, उसका घर क्योंकि बिल्कुल पास ही था, वो ज़्यादा दूर अपने डॉग को लेकर नहीं आई थी। तो जेनी जो है फ़ौरन ही जेमी को अपने घर ले गई और उसने घर जाके फ़ौरन ही पुलिस को कॉल कर दी और जो उसके साथ वाले नेबर थे, उन्हें बता दिया जेमी के बारे में। और जो उसके जेनी के नेबर थे, वो गन्स वग़ैरह लेके वो जेनी के घर आ गए, इन केस के जिस बंदे ने भी जेमी को अगवा किया था, वो इसे ढूँढता हुआ यहाँ पर आ जाए, तो वो उसका मुकाबला कर सके। अब वो जेनी के घर बैठकर पुलिस का इंतज़ार करने लगे, ताकि पुलिस आए और जेमी को वहाँ से ले ले जाए और उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। लेकिन ये जेमी कौन थी और 3 महीने तक पूरी कंट्री इसे ढूँढ रही थी, आखिर वजह क्या थी? तो इसके लिए अब हमें पीछे जाना होगा कि जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो 15 अक्टूबर 2018 रात के वक़्त 21 साल का एक लड़का जिसका नाम जेक पीटरसन है, वो क्लोज़ फैमिली के घर के बिल्कुल सामने जाता है, अपनी पुरानी फ़ोर्ड कार के साथ और ये जो कार है ये बिल्कुल उस फैमिली के घर के सामने खड़ी करता है। पीटरसन कोई क्रिमिनल नहीं था और ना ही इसकी कोई हिस्ट्री थी कि ये कभी भी किसी तरह लॉ के अंदर इसने कोई कानून तोड़ा हो। वो बस एक नॉर्मल इंसान था, वो कोई उसने कोई बड़ा बिज़नेसमैन नहीं था, उसने ज़िंदगी में कोई बड़ी ऐसी चीज़ वग़ैरह नहीं की थी। वो एक बस एक आम आदमी की तरह था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ। तो जिस रात उसने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उससे कुछ हफ्ते पहले हम जानेंगे कि आखिर वजह क्या है कि उस 15 अगस्त अक्टूबर को इसने वहाँ पर गाड़ी क्यों लगाई थी। तो इसकी कहानी भी कुछ हफ्ते पहले से स्टार्ट होती है। जेक पीटरसन नॉर्मल अपनी जॉब के ऊपर जा रहा था। अचानक गाड़ी चलाते हुए इसकी गाड़ी एक स्कूल बस के बिल्कुल पीछे रुक गई और स्कूल बस जो थी उसके ऊपर जो है वो बच्चे स्कूल जाने के लिए चढ़ रहे थे। तभी जेक की नज़र पड़ी 13 साला जेमी के ऊपर और उस दिन जेक ने जेमी को पहली दफ़ा देखा था और
वो पता नहीं क्या हुआ कि उसकी नज़रें जो है वो रुक गईं और वो जेमी से नज़रें हटा ही नहीं सका। जेमी 13 साल की थी, इसके बाल ब्लॉन्ड थे, इसकी आंखें ग्रीन कलर की थी और जैसे ही जेक ने जेमी को देखा, उसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा और एक अजीब फैसला लिया और वो फैसला ये था कि मैं जेमी को अगवा करूँगा। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन जेमी की मैच कर रही थी, वो कोई एक ऐसी यूनिक लड़की तो थी नहीं। तो बस उसकी नज़र पड़ी है, उसने फ़ैसला लिया है जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं दिया। ये एक इंतहाई बिज़ार केस है, इवन कि जेक ने खुद क्या नाम है उसकी जितने भी फैमिली मेंबर्स जो बचे हैं कोर्ट के अंदर भी उसने बोला कि मुझे नहीं पता, कोई रीज़न नहीं है, कुछ भी नहीं, बस मैंने इसे देखा है और मैंने ये फ़ैसला कर लिया था। तो वो बगैर किसी सोचने के, बगैर किसी मोटिव के उसने शुरू कर दी जेमी को अगवा करने की प्लानिंग। उसने अपने फ़ादर की शॉटगन जो है वो चुरा ली उनके घर जाके। उसने अपने पूरे सर को शेव कर लिया, टिंड करवा ली अपनी और अपनी चेहरे की पूरी तरह से क्लीन शेव करवा ली ताकि जब वो क्राइम करने के लिए उनके घर में दाखिल होगा, जेमी के घर में दाखिल होगा, कहीं उसका कोई बाल वगैरह ना गिर जाए जिससे जो पुलिस है वो डीएनए टेस्ट वगैरह करवा के उस तक पहुँच जाए। उसने बिल्कुल न्यू मास्क खरीदे, उसने ग्लव्स खरीदे और पूरा एक ब्लैक ड्रेस जो है वो खरीदा, इवन के नए शूज़ खरीदे जिससे कि वो पकड़ा ना जा सके और उसके जो नॉर्मल जो घर की चीज़ें उसने बिल्कुल एक इस स्पेसिफिक क्राइम के लिए एक पूरा नया गेटअप उसने चूज़ किया। उसने अपनी कार की जगह एक ट्रक जो है वो बाय किया और उसकी जो उसके अंदर जो लाइट जल रही होती है, इसने उस लाइट वाली केबल को काट दिया। इवन के इसने जो ट्रंक होता है, जिसे डिग्गी भी कहते हैं हम कार की, वो उसकी जो वायर होती है, वो भी काट दी थी कि कहीं ऐसा ना हो गलती से कोई उसकी गाड़ी में बैठे या वो कभी गलती से वो डिग्गी का बटन दबा के दरवाज़ा खोल दे और जेमी वहाँ से निकल जाए। तो अगर जेमी को उस डिग्गी में से बाहर निकालना है, उसके कार की ट्रंक में से बाहर निकालना है, तो उसका एक ही रास्ता है, जब वो चाबी इंसर्ट करेगा, लॉक खोलेगा तभी डिग्गी ओपन होगी। जेक ने 2 दफ़ा जेमी को अगवा करने की ट्राई की, लेकिन किसी न किसी वजह से वो डर गया, कोई ना कोई आ गया या सिचुएशन वैसी नहीं बन सकी, इस वजह से वो नाकाम रहा जेमी को उस वक़्त अबडक्ट करने में। लेकिन 15 अक्टूबर की रात जब वो उस क्लोज़ फैमिली के घर के बिल्कुल सामने खड़ा था, उस दिन उसने तहैया कर लिया था, अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये आधी रात का वक़्त था, जेमी अपने कमरे के अंदर सोई हुई थी, उसके साथ उसका कुत्ता सो रहा था जिसका नाम मोली है। तो अचानक ही मोली उठा है और वो भौंकने लग गया है, बाहर की तरफ देख के वो जो यार्ड बना हुआ था उसके घर के बाहर, उसकी तरफ देख के वो भौंकने लग गया। तो जेमी की आँख खुल गई क्योंकि कुत्ते स्लो तो भौंकते नहीं हैं। तो जेमी फ़ौरन से उठी है और उसने देखा कि हमारे घर के जो पोर्च एरिया है या हमारे घर के सामने एक गाड़ी रुकी है जिसे वो पहचानती नहीं है, ना तो ये उसके डैड की गाड़ी है, ना फैमिली में कोई ये वाली कार यूज़ करता है और अगर कोई आया भी है तो उसकी हेडलाइट्स क्यों बंद है? जेमी का जो दिमाग है उसकी छठी इसने काम किया कि ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई मसला है। तो वो फ़ौरन ही अपने रूम से निकली है और वो भागकर अपने मॉम-डैड के रूम में चली गई है और उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया कि बाहर कोई है, प्लीज़ जाके देखें, कुछ करें। जेमी के जो फ़ादर हैं, उन्हें जैसे ही पता चला, उन्होंने कहा कि मैं जाके देखता हूँ। इन्होंने फ्लैश लाइट अपनी निकाली है ड्रॉवर के अंदर से और फ्लैश लाइट लेके और साथ में मेरे ख़्याल उन्होंने एक रॉड वग़ैरह भी पकड़ा हुआ था कि इन केस के घर में कोई इन्वेजन हो रही है। क्योंकि अगर जेमी के जो फ़ादर थे, उन्हें लग रहा था कि ये कोई ना कोई डकैती है, कोई चोरी करने के लिए आ रहा है। तो मैं उसे ये कह दूँगा कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दी है, हमें पता चल गया है, तो ये भाग जाएगा यहाँ से। तो वो फ्लैश लाइट लेके और उस हाथ में कोई एक डंडा वगैरह या बेसबॉल बैट उन्होंने पकड़ लिया था और वो मेन डोर की तरफ वो चलने लग गए। उधर दूसरी तरफ जो जेमी की माँ है, उसका नाम था डेनिस और वो जल्दी से जेमी को लेके एक अपने रूम के साथ जो उनके अटैच बाथरूम था, उसके अंदर ले गई और दरवाज़ा वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके उसने जो एक ड्रेसर था, वो दरवाज़े के आगे रख दिया कि इन केस अगर वो चोर जो है वो किसी तरह भी रूम के अंदर आ जाता है, तो उसके अंदर और जेमी के अंदर इतनी जान तो है नहीं कि वो उसके आगे टिक पाएँ। तो वो जो ड्रेसर था वो आगे रख दिया ताकि उसे अंदर आना मुश्किल हो जाए उसके लिए। और वो अपनी बेटी जेमी को लेके डेनिस उसने पूरी तरह से उसे अपने बाजू के अंदर जकड़ लिया और वो बाथ टब के अंदर लेके बैठ गई और वो बस दुआ करने लग गई थी। और इसी दौरान उसके हाथ में मोबाइल भी था और उसने पुलिस को भी कॉल लगा दी। उधर जो जेमी का फादर जेम्स है, वो फ्लैशलाइट लेके वो बाहर के दरवाजे की तरफ जा रहा था, तो उसने बजाय कि वो दरवाज़ा खोले,
उसने विंडो से फ्लैशलाइट बाहर मारी उस शख्स के ऊपर और उसे बोला कि मुझे अपना बैज दिखाओ। उसे कहीं न कहीं लगा कि शायद ये कोई पुलिस है कि वो उसके पास आई है किसी चीज़ की जानकारी के लिए। तो उसने पूछा कि अगर तुम्हारे पास बैज है तो वो दिखाओ। और ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी साबित हुई क्योंकि ये कोई पुलिस वाला तो था नहीं। उसने जैसे ही देखा है कि जेमी वहाँ पर विंडो पे खड़ा है, जैसे उसने उधर देखा है, उसने अपनी शॉटगन उठाई है और जेमी के फादर जेम्स के ऊपर चला दी गोली। गोली जो है वो काफ़ी नज़दीक से चली थी और ये तकरीबन हेडशॉट लिया गया था। तो जैसे ही जेम्स को गोली लगी है, उसकी उसी वक़्त मौत हो गई। और ये जो शॉटगन ये जो फायर की आवाज़ थी, ये जेमी और डेनिस ने भी सुन ली थी वॉशरूम के अंदर। तो जैसे ही उसने वो डेनिस ने ये आवाज़ सुनी है शॉटगन की, वो समझ गई कि उसका शौहर मर चुका है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि उनके पास तो कोई वेपन था नहीं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता और यकीनन कि ये गन जो है वो सामने वाला वो इन्वेडर ही लेकर आया होगा। और अब डेनिस ने बार-बार पुलिस को कॉल करना स्टार्ट कर दी कि हमें आपकी मदद की बहुत ज़ी अशद ज़रूरत। अब वैसे तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, तो जेक ने ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़े को धक्का मारना शुरू कर दिया। उसने ब्लास्ट करना शुरू कर दिया दरवाज़े के ऊपर, टाँगे मार रहा है, वो कभी कंधे मार रहा है। लेकिन आखिरकार लकड़ी का दरवाज़ा था, वो कितनी की देर बर्दाश्त कर सकता था। उसने लॉक की जगह के ऊपर इतनी ज़ोर-ज़ोर से उसे ब्लास्ट किया कि वो ताला टूट गया और जेक जो है अब घर के अंदर दाखिल हो गया था। तो जेक ने पूरा घर जल्दी-जल्दी से छानना शुरू कर दिया क्योंकि उसे कहीं न कहीं पता था कि इन्होंने पुलिस को कॉल कर ही दी होगी अब तक। तो उसने जेक ने देखा कि इस घर के सारे दरवाज़े खुले हुए हैं। क्योंकि वो ज जब वो जल्दी-जल्दी में भाग रहे थे, उस टाइम पे किसे याद रहता है कि दरवाज़े को अच्छी तरह बंद करना है। सारे दरवाज़े पूरी तरह से खुले हुए हैं, बेतरतीब हैं, लेकिन एक दरवाज़ा है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से बंद है और वो है बाथरूम का दरवाज़ा। जे पूरी फ़ौरन समझ गया कि जो जेमी है, वो यकीनन इसी बाथरूम के अंदर है। अब इस दरवाज़े को खोलना जे के लिए पहले वाले से भी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इस दरवाज़े के आगे तो एक ड्रेसर रखा हुआ था। तो उसने ज़ोर-ज़ोर से उसे पंच करना स्टार्ट कर दिया। पंच तो ख़ैर नहीं क्योंकि पंच क्या ही कर सकेगा। उसने टाँगे मारना शुरू कर दी, उसने चीज़ें उठा-उठा के भारी-भरकम चीज़ें मारना शुरू कर दी और आहिस्ता-आहिस्ता हुआ क्या कि जो दरवाज़े का ऊपर वाला हिस्सा है, वो टूट गया और जैसे ही वो टूटा है उसके अंदर एक गैप आ गया जिसकी वज़ह से वो ईज़िली ड्रेसर को साइड में कर सका। और जैसे ही वो ड्रेसर साइड पे हुआ है, जेक जो है वो बाथरूम के अंदर आ गया और उसने देखा कि बाथ टब के अंदर डेनिस जो है वो जेमी को ज़ोर से टाइटली उसने हग किया हुआ है और उसने अपनी टाँगों के अंदर और अपने बाजू के अंदर पूरी तरह से उसे दबोच के रखा हुआ है ताकि वो जो है कहीं जा ना सके। तो जेक उससे जेमी को खींचने लग गया लेकिन डेनिस जो है वो ज़रा भी जितनी भी उसके अंदर यानी कि हिम्मत थी वो उसे पकड़ के बैठी हुई थी, अपनी बेटी जेमी को। जेक अपने साथ एक डक्ट टेप भी लेकर आया था, उसने वो डक्ट टेप पकड़ के जो है वो डेनिस को दी और उसे बोला कि अपनी बेटी जेमी को इससे बाँध दो, इसके हाथ बाँध दो और इसका मुँह बाँध दो। डेनिस ने ये करने से इनकार कर दिया और फिर जेक ने क्या किया कि उसने खुद जेमी को ज़बरदस्ती उससे पकड़ा, उसके हाथों के ऊपर उसने डक्ट टेप बाँध दी और उसके मुँह के ऊपर पूरी तरह डक्ट टेप बाँध दी ताकि उसके चिल्लाने की आवाज़ जो है वो बाहर ना जाए। और उसके बाद उसने शॉटगन उठाई, उसने उसका रुख जो है डेनिस की तरफ किया और बैंम! एक और गोली की आवाज़ और वो सीधा डेनिस के सर के ऊपर लगी और डेनिस उसी वक़्त मर गई। जेक जेमी को खींच कर बाहर लेके आया, उसने उसे उठाकर वो गाड़ी के अपने ट्रक के पास लेकर गया और वहाँ पर जाके उसने ज़बरदस्ती उसे अपने वो ट्रक के ट्रंक के अंदर उसे डिक्की के अंदर फेंक दिया और बाहर से डिक्की बंद कर दी। और इस सारी चीज़ के अंदर जे को आए हुए सिर्फ़ 4 मिनट हुए थे। यानी कि उसने ये सारा कुछ किया, उसने उसके बाप को मारा, दरवाज़ा तोड़ा, फिर वो पूरा घर सर्च किया, उसके बाद फिर दरवाज़ा तोड़ा, जो जेमी की माँ को मारा, डेनिस को मारा, जेमी को पूरी तरह टेप किया और वापस कार के ट्रंक में डाला और इसमें इसे सिर्फ़ 4 मिनट लगे। बंदा तो बहुत ही फ़ास्ट था। और जैसे ही जेक जो है जेमी को लेके जा रहा था, सामने से पुलिस अपने सायरन की आवाज़ के साथ स्पीड के साथ आती जा रही थी और जेक की भी कार की स्पीड जो है वो तेज़ थी लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी कि उसके ऊपर कोई फ़ौरन से शक किया जा सके। और ये डेलिब्रेटली था और पीछे बैठी ट्रंक के अंदर जेमी को ये सारी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी तरफ से चिल्लाने की भी कोशिश की। उसने वो जितना हाथ-पाँव मार सकती थी लेकिन बंधे हुए हाथ-पाँव कितने ही बच सकते हैं। तो उसने ट्राई की लेकिन
वो पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि उनका फोकस इस वक्त था क्लोज की फैमिली तक के घर तक पहुंचने का। और जेमी ट्रंक के अंदर बैठी हुई वो पुलिस के सायरन की आवाज को धीरे धीरे मध्यम होता हुआ सुनती रही। जेक जेमी को 70 मील दूर अपने घर में लेकर आया, जो कि बहुत ही छोटा सा और काफी मैसी घर था। और वहां पर जाके उसने फौरन ही जेमी को बोला कि वो अपने कपड़े चेंज कर ले, और उसने अपनी बहन का ओल्ड पैजामा उसे दिए कि ये तुमने पहने हैं। और फ़ौरन से उसने उसके कपड़े चेंज करवाए और उसके जो कपड़े थे, जो उसने पहने हुए थे, वो फ़ौरन ही जला दिए ताकि सारा का सारा एविडेंस जो है, वो ख़त्म हो जाए। और साथ-साथ उसने जो अपने ग्लव्स और जो मास्क वग़ैरह उसने जो चीज़ें भी ली थी, उसने वो सारी भी जला दी थी ताकि कोई भी सुराग जो है वो इसके पास मौजूद ना हो। उसके बाद जेक ने जेमी को अपने ही बेड के बिल्कुल नीचे वो डाल दिया कि अब तुमने यहीं पर रहना है। और उसने अपने बेड के इर्द-गिर्द बहुत सारे बॉक्सेस रख दिए, बहुत सारे वेट रख दिए और काफ़ी और भारी सामान रख दिया ताकि जेमी वहाँ से निकल ना सके। और फिर वहाँ पर जेमी ने अपना पूरा वक़्त बिताया और घंटे जो हैं वो दिनों में बदल गए और दिन हफ्तों में बदल गए और जेमी उसके बेड के अंदर ही स्टक रही। और उसके बाद जो जेक था उसने उसे एक तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। उसे उसकी कोई ख़ास परवाह नहीं थी कि वो जेमी को क्या नाम है, अगर उसने इतना बड़ा रिस्क लिया है या उसे अगवा किया है, तो वो एक तरह से उसने उसका केयर करना छोड़ दिया था। या जब भी आप किसी को अगवा कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको उसकी केयर वग़ैरह करनी पड़ती है। उसे टाइम पे खाना देना, उसकी हाइजीन वगैरह का हर चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ता है। लेकिन जेक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। आई मीन आखिर पॉइंट क्या था? ना तो इसने कोई रैनसम के लिए कॉल की उसके घर में, और करता भी किसे, क्योंकि इसके माँ-बाप दोनों को तो इसने मार दिया था। और ना ही ये कोई ऐसा था कि कोई आगे इसने सेल करना है किसी को, ऐसा भी कोई सीन नहीं था। वो बस उसे उठाया उसने जेमी को और अपने पास रख लिया, और बाद में अब कुछ भी नहीं है। लाइक वो टोटली नॉर्मल लाइफ़ का एक किस्म की नॉर्मल लाइफ़ के अंदर ना वो जीना स्टार्ट कर दिया। पहले 48 घंटे के अंदर तो वो इसी शेषोपंत के अंदर आके शायद मैं पकड़ा जाऊँ, लेकिन उसने देखा कि हर जगह न्यूज़ चल रही है, लेकिन कोई भी उसके पास पूछताछ करने के लिए नहीं आया। और उसे लग रहा था जिस तरह से दिन और हफ्ते गुज़रते जा रहे थे, उसे लग रहा था कि ओह! मैंने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है और मुझे लगता है कि मैं बच के निकल गया हूँ इसमें से। उसकी इग्नोरेंस की हद यहाँ तक थी कि जेमी को कभी-कभार होता था कि जेक उसे तकिया दे देता था और एक कंबल दे देता होता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जेमी जो है वो भूखी रहती थी, उसे खाना नहीं मिलता था, वो उसी तरह फर्श के ऊपर सो रही है। और उसकी हालत इंतहाई बदतर की हुई थी इसने। इवन कि उसे बाथरूम जाने के जो ब्रेक्स किडनैपर्स देते हैं, वो भी नहीं दे रहा था। और वो लगातार इसे सख्ती से कह रहा था कि अगर तुमने कोशिश की यहाँ से भागने की, या मैंने तुम्हें पकड़ लिया, या तुम भाग गई और फिर मैंने क्या नाम है तुम्हें देख लिया, तो मैं तुम्हें मार दूँगा। और कहीं न कहीं जेमी ने अपने माँ-बाप को अपनी आँखों के सामने जे को कत्ल करते देखा था, तो वो कन्विंस थी कि हाँ, ये सच में मुझे मार देगा। तो इसलिए जेमी ने कभी भी अ, खुद ट्राई भी नहीं किया कि उसके रहते हुए वो कोई ऐसी हरकत करे कि जिससे जे गुस्से में आ जाए, वो आपे से बाहिर हो और वो एट द एंड मुझे ही मार दे। लेकिन जिस तरह की वो तंगी के अंदर जी रही थी, उसने एक किस्म का उसने अपनी ये मुकद्दर को या अपना एक नसीब सोच लिया था कि हो सकता है कि मैं कभी भी फ्री ना हो सकूँ और अब मुझे अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ारनी होगी। और इसी तरह पूरे 88 दिन हो गए जेमी को अगवा हुए, और जेमी ने कभी भी भागने वगैरह की ऐसी कोई कोशिश नहीं की। और जेक भी उसे अ, मल्टीपल तरीकों से वो चेक करता था कि क्या जेमी भागने की कोशिश कर रही है। वो लॉन्ग वॉक्स के ऊपर जाता था, या जब वो ग्रोसरी लेने जाता होता था, वो अच्छी तरह से हर चीज़ को देख के जाता था। और फिर जब वापस आता था, फिर दोबारा से हर चीज़ को चेक करता था, तो वो बिल्कुल वैसी मिलती थी। इवन कि बाज़ दफ़ा वो जिस पोज़ीशन के अंदर जेमी को छोड़ के जाता था, वो वैसे ही लेटी होती थी। तो उसे एक तरह से जो है ना वो सिक्योरिटी मिल रही थी कि अच्छा, जेमी जो है भागने की कोई हरकत वग़ैरह नहीं कर रही। तो उसने साथ-साथ जेमी को चेक करने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करने लग गया। और उसने जेमी को ये सख्ती से वार्निंग दी हुई थी कि तुमने कोई शोर नहीं करना। और जेमी वहाँ पर उसके बेड के नीचे अकेली डरी-सहमी वहीं पर रहती थी, और वो बाहर अब जेक अपने दोस्तों के साथ जो है वो बातें वगैरह कर रहा होता था, या उस उनके साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड करता। जेक ने जब जेमी का ये बिहेवियर देखा, तो वो काफ़ी हद तक जो है लाइक ऑलमोस्ट 3 महीने तो हो ही गए थे।
तो उसने देखा कि जेमी जो है वो पूरी तरह से मेरा एक डर बैठ चुका है, ये यहाँ से नहीं भागेगी। तो वो ना थोड़ा-सा कन्विंस हो गया और उसने सोचा कि अब मुझे जॉब भी करनी चाहिए ताकि मैं जो हूँ एक सब ची हर एक चीज़ जो है वो नॉर्मल दिखने लग जाए। और ये दिन आ जाता है 10 जनवरी का। 10 जनवरी 2019। जेक जो है अपनी एक जॉब इंटरव्यू के लिए घर से बाहर गया था। इसने जेमी को सख्ती से बताया था कि वो कोई भी ऐसी-वैसी हरकत ना करे, नहीं तो मैं उसे ढूँढ ही लूँगा जैसे मैंने उसे पहले ढूँढ लिया। तो वो अपना इंटरव्यू देने के लिए चला गया। आई थिंक वो एक चीज़ फैक्ट्री थी जहाँ पर वो अपना इंटरव्यू देने गया है और उसके रेज़्यूमे के अंदर उसने लिखा हुआ था, मैं बहुत ही हार्ड वर्कर हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ और इस तरह के जो अल्फ़ाज़ हैं वो सारी चीज़ उसने लिखी हुई है और ये एप्लीकेशन जो उसकी सीवी है ये पुलिस रिपोर्ट के अंदर वो शो भी करवाई गई थी। अगर मेरे पास अवेलेबल हुई तो मैं इधर उसे अटैच कर दूँगा। और जैसे ही जेक घर से बाहर गया इंटरव्यू के लिए, जेमी को उसी वक़्त ख़्याल आया कि बस यही एक मौका है कि जब मैं बाहर निकल सकती हूँ यहाँ से। क्योंकि जेक इंटरव्यू के लिए गया था और यहाँ पर उसे टाइम लग ही जाना था क्योंकि ये कोई बड़ा शहर तो था नहीं, ये एक छोटा-सा टाउन है और जो जहाँ पर भी वो इंटरव्यू वगैरह देने गया है वो थोड़ा-सा रास्ते फासले के ऊपर है। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली उसके पास काफ़ी टाइम था कि वो निकल कर भाग सके और कोई मदद ढूँढ सके। और यही उसने किया कि उसने फ़ैसला किया कि वो आज ही निकलेगी, बगैर वक़्त ज़ाया किए। उसके बेड के इर्द-गिर्द जितने भी वो हेवी ऑब्जेक्ट और जितना भी वेट जेक ने रखा हुआ था एज़ अ रुकावट कि जेमी अगर भागना चाहे तो वो इसके अंदर ही स्टक हो जाए, वो इन्हें साइड पे ना कर सके। लेकिन जेमी के अंदर पता नहीं इतनी पावर कहाँ से आ गई थी, उसने उन सभी को बहुत ज़ोर लगा साइड पे किया और वो फ़ौरन से क्या नाम है गिरते-पड़ते थोड़ी-सी जगह बनाकर वो उसमें से निकल गई। और निकलते जैसे ही वो निकली या बेड से निकली उसने इर्द-गिर्द देखा कि कोई चीज़ उसे मिल जाए जिससे वो बाहर चल सके बर्फ़ के अंदर। तो उसे जेक के शूज़ मिले जो कि उसके लिए बहुत ही बड़े थे। लेकिन इस वक़्त क्योंकि ये कोई शॉपिंग मॉल तो था नहीं, इस वक़्त बस जो चीज़ हाथ लगे इसे बस बाहर निकलना था। इसने जेक के ही शूज़ पहन लिए और पहने भी उल्टे थे। तो वो पहनकर ये फ़ौरन से जल्दी से घर से बाहर निकली है और इसे ये भी नहीं पता था ये है कहाँ पर। तो बस इसे इतना पता था कि बाहर निकलना है और मुझे भागना है और उसने ऐसा ही किया, वो बाहर निकली है और बिल्कुल स जहाँ जैसे भी था इसने ना रास्ता देखा ना कुछ देखा और इसने सिर्फ़ एक सी हिम्मत को भागना शुरू कर दिया। और ये इतना तेज़ भागी है और लगातार भागती रही, कोई स्टे नहीं लिया और इसी दौरान ये जाके टकराई जेनी नटर से, जो कि अपने डॉग को सैर करवा रही थी। और वहाँ पर जेमी ने जेनी को अपना नाम बताया और जेनी ने जल्दी से उसे पहचान लिया और उसे फ़ौरन से अपने घर ले गई, अपने नेबर्स को बुलाया, नेबर्स अपने वेपन्स लेकर आ गए, ताकि वो उन्हें क्या नाम है, अगर इन केस कि वो जो इसका किडनैपर है, वो वापस इसे ढूँढते हुए आए, तो हम उसे डील कर लें। और फ़ौरन से 911 को कॉल कर दी कि जल्दी से आ जाएँ, जिस लड़की को हम ढूँढ रहे हैं, वो हमें मिल चुकी है। और पुलिस जो है वो जितनी जल्दी पहुँच सकती थी, उतनी जल्दी पहुँची। क्योंकि इस तरह के केसेज़ के अंदर जब भी बच्चे अगवा होते हैं, मोस्टली क्या नाम है, उनकी सर्च जो है कुछ अरसे बाद ही, कुछ दिनों और हफ्तों बाद ही स्लो पड़ जाती है क्योंकि उनके बचने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। लेकिन ऑफ़िसर्स को ये यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वो ऑलमोस्ट 90 दिनों से ढूँढ रहे हैं, वो अभी ज़िंदा है। और ये काफ़ी एक हैरानकुन चीज़ थी उनके लिए, तो इस वजह से वो जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहते थे उस जेनी नटर के घर। जैसे ही पुलिस आई है, पुलिस ने फ़ौरन ही जेमी को रिलैक्स किया। उसने क्या नाम है उसके उसे वो पूछना स्टार्ट कर दिया कि वो कहाँ पर थी, कहाँ से वो भागी? जेमी को ख़ैर इतना तो कुछ पता नहीं था। जेनी ने उसकी हेल्प की कि ये इस साइड से आई है, तो पुलिस ने फ़ौरन ही एक सर्च की छोटी-सी जो टीम थी, वो वहाँ पर तैनात कर दी और वो ढूँढने लग गए। इतनी देर में जो जेक है, वो वापस अपने जॉब के इंटरव्यू से जो जॉब इंटरव्यू दे के वापस जब अपने घर आया और उसने देखा कि उसके शूज़ गायब हैं, वो जल्दी से अपने रूम के अंदर गया, बेडरूम के अंदर उसने बेड के नीचे देखा तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो साइड पे बिखरे हुए थे और जो जेमी थी वो भागी हुई थी। वहाँ पर उसका कोई नामो-निशान नहीं था। ये फ़ौरन से पैनिक हो गया कि ये क्या मसला बन गया। वो जल्दी से घर से बाहर निकला है और उसने नोटिस किया कि बर्फ़ के ऊपर जो जेमी ने उसके जो शूज़ पहन लिए थे, उसके निशान जो है वो बने हुए थे। तो वो फ़ौरन से जैसे ही उसने वो निशान देखे हैं, उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो जेमी है वो अब काफ़ी आगे निकल गई है। तो वो उसे ढूँढने के लिए जैसे उसने अपनी कार कार को पुल ओवर किया वो कार निकाली है और वो उसे ढूँढने के लिए जाने लगा।
तभी रास्ते में जो पुलिस उसे ढूंढ रही थी उसने उसे पकड़ लिया। और इसने कोई भी पुलिस के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कोई इसने वो परेशानी नहीं दी। वो जैसे ही पुलिस ने इसे पकड़ा है, वो काफ़ी रिलैक्स था। उसने एक किस्म से उसे लगा हो कि जिस तरह उसका एक्ट पकड़ा गया है तो अब रिटेलिएट करने का कोई मकसद नहीं बनता। वो बहुत ही ईज़िली उसने बोल दिया कि हाँ भाई, ये मैं ही हूँ जिसने इसे अबडक्ट किया था। तो वो बहुत ही ईज़िली वो मान गया। उसने कोई आगे से वो तंग नहीं किया पुलिस। तो कोर्ट के अंदर भी जब जेक को लेके जाया गया, जेक ने कहा कि हाँ, बिल्कुल मैंने ये सब किया है, जेमी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। और जब कोर्ट ने इससे मोटिव पूछा तो इसका जवाब तब भी यही था कि इसमें मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, मैंने बस इसे देखा है और बस मैंने उसी वक़्त एक फ़ैसला ले लिया। मुझे नहीं पता, मैं खुद इस चीज़ के ऊपर सोच रहा हूँ तब से कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों? ना तो मैं कोई वो साइकोपैथ हूँ कि जो कि मुझे लोगों को मारने में मज़ा आता है या लोगों को अबडक्ट करने में मज़ा आता है। तो इसका जवाब मेरे पास खुद नहीं है। बस मैंने इसे देखा, मैंने फ़ैसला किया और मैंने इस पर अमल कर दिया। उसे पूरी की पूरी लाइफ़ सेंटेंस मिल गया कि वो जेल से कभी भी बाहर नहीं आ सकता। वो सारी उम्र जेल के अंदर ही सड़ेगा और इवन कि उसे बेल भी नहीं मिल सकती। और दूसरी तरफ जो जेमी थी, उसे फ़ौरन ही उसकी आंट की कस्टडी में दे दिया गया, जहाँ पर उसने बहुत ही दर्दनाक और बहुत एक लंबा प्रोसेस जो है वो झेला अपने माँ-बाप के लॉस को रिकवर करने के लिए, वापस से अपनी लाइफ़ को जीने के लिए। और जो ट्रॉमा उसे मिला उस कैद के अंदर पूरे 90 दिन के लिए, उसने ओ उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ये केस मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे डिस्टर्बिंग केसेज़ में से एक है। सिर्फ़ वायलेंस को लेकर नहीं कि इसके अंदर वायलेंस कितना हुआ है, लेकिन इसकी रैंडमनेस को लेके। क्योंकि जेक पीटरसन कोई क्रिमिनल नहीं था, वो एक नॉर्मल इंसान था, अपनी जॉब पे जा रहा था, नॉर्मल लोगों की तरह उसके दोस्त थे, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। वो किसी के रडार के अंदर नहीं था, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई माफिया वाला चक्कर नहीं। वो बस एक नॉर्मल इंसान था और वो कुछ ऐसा प्लान भी नहीं कर रहा था कि जैसे वो इस तरह का कोई विक्टिम ढूँढ रहा हो ताकि वो अपनी वो इस अर्ज को वो पूरा कर सके। बस वो एक दिन अपने काम पे जा रहा था, उसने जेमी को देखा और तभी उसने प्लान किया। और यही इस चीज़ को मज़ीद टेरिफाइंग कर देती है कि अगर उस जैसा इंसान जो इस कदर इविल कर सकता है, जो इस कदर वॉयलेंस कर सकता है, जो इस कदर साइकोपैथिक चीज़ें कर सकता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी, कहीं पर भी, किसी भी वक़्त, किसी के साथ भी कर सकता है। जब मैं इस केस को स्टडी कर रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था। मैं सही बात बता रहा हूँ कि वो जिस तरह से जो इमेजेस देखी मैंने और इसकी रैंडमनेस भाई नेक्स्ट लेवल पे है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं? तुम मुझे लाज़मी बताना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसे लाइक कर दो। और अगली वीडियो तुम किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो ये कमेंट के अंदर लास्ट में बताओ मुझे।